Okay. So, good morning all of you once again. You can see that now we are into unit 3. In the last class we have finished auto transformers, so that's the end of transformers. I will take another lecture, video lecture, where we will solve some problems on transformers. So, transformer के problems हम लोगों ने अभी छोड़ा है. So we'll do that in another class, in another lecture. I'll try to continue with the units. Transformers का एक lecture मैं और post कर दूंगा जिसमें हम सिर्फ problems देखेंगे, ठीक है? तो let us move into third unit, which is induction motors. Last transformers जब मैंने शुरू किया था, if you remember, we have described electrical machines. मैंने कहा था तभी कि हम अब electrical machines में आ गए हैं. M/CS ये मशीन्स का शॉर्ट वर्जन है. इलेक्ट्रिकल मशीन्स में दो टाइप के हैं, AC और DC, है ना. अभी फ़िलहाल हम लोग AC मशीन्स ही पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने उस समय कहा भी था कि ट्रांसफॉर्मर्स और इंडक्शन मोटर्स और इंडक्शन मशीन्स और सिंक्रोनस मशीन्स ना, तो ये तीनों है. तो ये तो हमारा हो चुका है. नाउ वी आर इनटू दिस इंडक्शन मशीन, और इंडक्शन मशीन में वी आर डीलिंग विथ इंडक्शन मोटर स्पेसिफिकली, ठीक है. और इंडक्शन मशीन में भी वी हैव टू टाइप्स, 3 फेज एंड सिंगल फेज. आप पूछ सकते हैं सर डीसी पढ़ेंगे या नहीं. एक्चुअली आपके सिलेबस में डीसी नहीं है, क्योंकि DC machines are very rarely found nowadays. Use of DC machines has come down a lot. मतलब बहुत कम हो गया है DC machine का यूज़, क्योंकि हमारे पास AC सप्लाई भर के अवेलेबल है. हमारा सारे सप्लाई जो भी अवेलेबल है वो AC का है. तो AC सप्लाई से AC मशीन सारे चलेंगे आराम से. बट DC मशीन्स चलाने के लिए आपको DC सप्लाई चाहिए, जिसके लिए फिर आप इस AC सप्लाई को यूज करके एक कन्वर्टर जैसे रेक्टिफायर जैसी चीज को यूज करके उस AC को DC में कन्वर्ट करके उस DC को यूज करके आप DC मशीन चलाएंगे. सो इट्स अ बिट लॉन्ग प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ DC मशीन. सो यू ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ DC मशीन, एंड मोर ओवर वर्ल्डली यूसेज में भी आजकल DC मशीन का यूज बहुत कम हो गया है. स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में DC मशीन का यूज होता है. तो इसलिए अभी फिलहाल आपके सिलेबस में तो DC मशीन नहीं है, तो AC मशीन्स ही हैं. और AC में भी सारे AC में सिंगल फेज 3 फेज दो तरह के होते हैं. ट्रांसफॉर्मर्स में भी सिंगल फेज 3 फेज हैं. आप लोगों ने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा है. एक्चुअली प्रिंसिपल तो सेम है, प्रिंसिपल किसी में भी चेंज नहीं है. ट्रांसफॉर्मर के सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं है, ओनली कंस्ट्रक्शन में चेंजेस आएंगे. इंडक्शन मशीन में भी अब 3 फेज और सिंगल फेज मशीन्स हैं. अभी हम इस टॉपिक में या इस यूनिट में हम 3 फेज पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिंगल फेज पढ़ेंगे. ओके, सो 3 फेज इंडक्शन मोटर्स एंड देन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स. सो 3 फेज इंडक्शन मोटर्स आप पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग. 3 फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर बेसिकली, मोटर का क्या मतलब है? मोटर इज समथिंग विच टेक्स इन इलेक्ट्रिकल इनपुट एंड गिव्स आउट मैकेनिकल आउटपुट. ये तो सब लोग जानते ही होंगे. इलेक्ट्रिकल इनपुट लेकर मैकेनिकल एनर्जी एज आउटपुट देने वाला मशीन को हम मोटर कहते हैं. इसको हम इंडक्शन मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोटर प्रिंसिपल based on Faraday's law of electromagnetic induction. EMI का मतलब electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction. इसमें Faraday's law का यूज होता है, इसलिए हम इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं, इंडक्शन मोटर. और एक बार प्रिंसिपल आप समझेंगे ना, तो फिर मैं और क्लियरली बताऊंगा कि इंडक्शन एक्चुअली इसमें क्यों
या कैसे हो रहा है और क्यों हमने इसको इंडक्शन मोटर का नाम दिया। ये तो हमने सिंपल एक स्टेटमेंट में बता दिया कि भाई इंडक्शन प्रिंसिपल के बेस्ड पर ये मोटर काम करता है तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया। बट एक बार प्रिंसिपल समझेंगे, वर्किंग समझेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस मोटर में एक्चुअली इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल था। इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सर्किट टू अदर सर्किट थ्रू मैग्नेटिक मीडियम। और याद होगा प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड आपका एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुआ, मैग्नेटिज्म के थ्रू, या फिर उसको भी आप यही बोल सकते हैं फैराडेस लॉ ऑफ ईएमआई। इंडक्शन प्रिंसिपल से ही आपका एनर्जी प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर हुआ है। सेम मोटर में भी, इस इंडक्शन मोटर में भी एक साइड से दूसरे साइड आपका एनर्जी फिर से ट्रांसफर होगा, लेकिन अब की बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल कब मिलेगा आपको मैकेनिकल एनर्जी? जब तक कोई चीज मूवमेंट में नहीं है तब तक आपको मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिल सकता। बस मूविंग, उसमें मैकेनिकल एनर्जी है। व्हील रोटेटिंग, मैकेनिकल एनर्जी है। वॉशिंग मशीन स्पिनिंग, मैकेनिकल एनर्जी है। जो आटा चक्की होता है वो चलता रहता है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी है। तो फैन रोटेटिंग, मैकेनिकल एनर्जी। तो जहां पर मैकेनिकल मोशन नहीं है तब वहां पर मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। ट्रांसफॉर्मर में कोई मोशन वाला, मूवमेंट वाला कोई पार्ट नहीं है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी की बात ही नहीं आई। वहां इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल। Whereas मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर आप मैकेनिकल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब एक रोटेटिंग पार्ट होगा। तो मोटर में हमेशा एक रोटर करके पार्ट होता है जिसे हम रोटेटिंग पार्ट बोलते हैं। और सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे एक पार्ट स्टेटर, जो कि स्टेशनरी पार्ट होता है। तो स्टेशनरी पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेटर, rotating part is called as rotor. This is a common name in any machine. मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन में, ट्रांसफॉर्मर में स्टेटर रोटर नहीं है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में सब कुछ स्टेशनरी, तो वहां पर हमने प्राइमरी सेकेंडरी का नाम दिया। बट इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर, क्योंकि आपके पास कुछ पार्ट्स स्टेशनरी पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स रोटेटिंग पार्ट है, इसलिए सारे स्टेशनरी पार्ट्स को हमने एक नाम दिया, एक बॉडी पे रखा जिसको हम स्टेटर बोलते हैं, और सारे रोटेटिंग पार्ट्स को हमने एक बॉडी पे रखा जिसको हम रोटर बोलते हैं। मैं बार बार ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर करके बता रहा हूं क्योंकि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल में कोई अंतर नहीं है। प्रिंसिपल सेम है, लेकिन वर्किंग में रोटर की वजह से मैकेनिकल एनर्जी और उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आप वर्किंग जब मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। समझ गए? तो स्टेटर और रोटर जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे ट्रांसफार्मर में होता है स्टेटर और रोटर, वैसे ही इंडक्शन मोटर में होता है। ठीक है, अब तो स्टेटर में आप, अच्छा स्टेटर में होते क्या है, वाइंडिंग्स है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हो आप, तो एक वाइंडिंग या तार होना चाहिए ना, तभी तो आपका स्टेटर में सप्लाई आप दे सकते हैं। रोटर जो है, रोटर में फिर दो तरीके के हैं, आप आगे पढ़ने वाले हैं कि कितने तरीके हैं, लेकिन फिलहाल के लिए रोटर में सॉलिड कंडक्टर बार्स, सॉलिड कंडक्टर बार्स होंगे। बार इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ स्केल। बार जैसे बार मैग्नेट, बार चॉकलेट नहीं होता, एक लंबा सा बार बोलते हैं, चौको बार टाइप, ऐसे बार मतलब एक लंबा सा सॉलिड बॉडी को हम बार बोलते हैं। तो सॉलिड कंडक्टर बार्स होते हैं रोटर में। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर बार्स।
और ठीक है, इतना तक ठीक है। इसके बाद हम एक बार वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि स्टेटर और रोटर कैसे होते हैं और किस हिसाब से इनको आप यूज़ करते हैं। ये समझने में थोड़ा अभी वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे तो समझ में आएगा। या एक बार उससे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर समझा दूं, या सॉरी कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन, स्टेटर आउटर, स्टेटर जो है आउटर बॉडी एक तरह से, और रोटर जो है इनर बॉडी। मतलब स्टेटर बाहर की तरफ दिखेगा और रोटर अंदर की तरफ रहेगा, स्टेटर के अंदर रोटर रहेगा। और देखिए मोटर तो आपने देखा होगा वैसे कभी भी, या अगर देखा भी हो ये शायद पता नहीं हो कि वो मोटर है। राउंड सा होता है नॉर्मली, छोटे साइज या बड़े साइज किसी भी साइज में। हाँ, एक मिनट देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ड्रॉ करने का तरीका देखिए, ये आप भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली कंडक्टर्स होंगे इसमें, तो कंडक्टर्स कैसे प्लेस करना है वो देख लीजिए, ठीक है। अब जब मैंने बना दिया इसको तो आई एम लीविंग सम स्पेस हियर लाइक दिस। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू मेक सम प्लेस लाइक दिस, क्योंकि आप देखिए आई एम ट्राइंग टू मेक सम स्लॉट्स, इसे कहते हैं स्लॉट्स, ठीक है, इसे कहते हैं स्लॉट्स। सॉरी ये गलत हो। मैं सीधा स्लॉट्स के साथ ही ड्रॉ कर सकता था, बट आपको समझ में आना चाहिए था, इसलिए मैंने पहले राउंड बना के सर्कल उसमें काट के रब करके मैंने बनाया। देखिए ये स्टेटर बॉडी होगा, ठीक है, स्टेटर बॉडी, और इसमें कंडक्टर्स होंगे। जैसे राउंड मैंने बनाया है, मान लो कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर को फ्रंट व्यू से अगर आप देखोगे तो एक सीधा लाइन टाइप सर्कल टाइप दिखेगा, तो उसको मैंने वो कर दिया, ठीक है। ये आपका स्टेटर बॉडी हो गया, ठीक है, ये आपका स्टेटर बॉडी हो गया। और बीच में आपका रोटर बॉडी आएगा। बीच में रोटर बॉडी जो है और इसमें भी आप ऐसे ही इसमें आप ऐसे बनाएंगे नीचे। देखिए दोनों के स्लॉट्स का जो वो है फेसिंग, दे आर ईच अदर, दे आर फेसिंग ईच अदर। मतलब उस स्लॉट में आप जो भी रखेंगे वो एक दूसरे के फेस में है। मतलब अगर यहाँ पर भी मैंने कुछ लगाया है तो ये देखिए दे आर फेसिंग ईच अदर, मतलब यहाँ वाला इसकी तरफ है, यहाँ वाला इसकी तरफ है फेस। ये इम्पॉर्टेंट वो है कि you should understand, you should be able to understand the logic behind this, because अगर मान लो ये स्लॉट आप नीचे की तरफ लगाते ये सारे और वाइंडिंग लगाते तो वाइंडिंग बाहर की तरफ फेस करेगा। अब देखिए स्लॉट के अंदर मैंने वाइंडिंग लगाया तो स्टेटर के जो भी वाइंडिंग्स है वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं और रोटर का जो भी बार्स होंगे यहाँ पर वो बाहर की तरफ। मतलब ये एक दूसरे की तरफ देखना चाहिए ये दोनों, तभी क्या होगा, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी और यू कैन से स्टेटर साइड से रोटर साइड के बीच में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होके एनर्जी ट्रांसफर वगैरह वगैरह होगा। अगर ये बाहर की तरफ देखेंगे और ये अंदर की तरफ देखेंगे
तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और आप उल्टा देख रहे हो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये एक दूसरे के साथ में फेस करना चाहिए, दे मस्ट बी। सो इसीलिए देखिए मैंने ऐसे, देखिए अब स्लॉट्स में मैंने वो बार्स रख दिया है, जैसे ये बार बोला ना सॉलिड कंडक्टर बार्स, वो रख दिया है इसमें, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। अब बाहर से मैं एक वो बना दूंगा इसका कवर जैसा, मान लो, ठीक है, और एक वो बना दिया है। बीच में क्या होगा, एक शाफ्ट, एक शाफ्ट का वो होगा कॉमन, जिसके ऊपर रोटर प्लेस्ड है, ये शाफ्ट वाला जगह है। तो आप देखिए मैं इसको ना थोड़ा 3D डायग्राम अगर बनाऊं आपको समझाने के लिए, ये पीछे की तरह एक्सटेंड होगा, समझ रहे हो आप, ऐसे ही ऐसे ही ये पीछे की तरफ, ठीक है, ऐसे, और ये भी ऐसे पीछे की तरह एक्सटेंड होगा, समझ रहे हो आप। सो यू हैव अ सॉलिड सिलिंड्रिकल बॉडी एज रोटर एंड सिमिलरली अ सिलिंड्रिकल बॉडी एज स्टेटर, और दोनों जो है एक के अंदर एक है, मतलब स्टेटर के अंदर रोटर है, और ये शाफ्ट जो है ऐसे लंबा सा शाफ्ट है। आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अगर क्लियरली आप देखेंगे तो। और उस तरफ आपका मोटर बंद हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा वैसे ही, समझ रहे हो ना, और रोटर का भी बंद हो जाएगा। तो एक सिलिंड्रिकल शेप में आपका मोटर रहेगा, वो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना हो सकता है, वो साइज डिपेंड करता है आपका रेटिंग पर। आर यू फॉलोइंग? तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन रहेगा। तो ये एक तरह से स्टेटर, जिसमें ये वाइंडिंग्स, ठीक है, और ये स्टेटर स्लॉट्स, और ये रोटर, और ये रोटर स्लॉट्स, और रोटर बार्स। बार मतलब वही जो कंडक्टर बार्स हम कह रहे थे। तो ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन है। अभी मैंने इसमें थोड़ा एक्सटर्नल वो नहीं लगाया, मतलब ये जो भी इसके तार होंगे ना एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए, जैसे सप्लाई देंगे इलेक्ट्रिकल, तो वो स्टेटर के वाइंडिंग्स में देते हैं हम लोग, स्टेटर के वाइंडिंग्स में हम देते हैं, ठीक है। तो वो मैंने कनेक्टिंग डायग्राम, मतलब कनेक्शंस वगैरह वगैरह मैंने नहीं दिखाया, यहाँ पर मैंने सिंपल एक कंस्ट्रक्शन का एक नमूना दिखाया आपको। तो अब हम थोड़ा सा प्रिंसिपल में जाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट ए थ्री फेज, we are talking about 3-phase इंडक्शन मोटर्स, है ना। तो वर्किंग में आप देखिए, मैं एक स्टेप वाइज और एक तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा कि होता क्या क्या है। सबसे पहले तो इनपुट सप्लाई, गिवन टू स्टेटर वाइंडिंग, इनपुट सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। इनपुट सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर वाइंडिंग। तो स्टेटर वाइंडिंग मतलब ये मत सोचना कि नॉर्मली हम बोलने में क्या बोलते हैं कि हमने स्टेटर को इनपुट दिया, ये नॉर्मली हम बोल देते हैं स्टेटर को इनपुट दिया, इसका मतलब स्टेटर बॉडी में नहीं दे रहे हैं, स्टेटर में एक ऐसा पार्ट है जिसको हम इनपुट देते हैं। वो कौन सा पार्ट है? स्टेटर वाइंडिंग। अगर हमने ये कहा है कि स्टेटर में इनपुट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेटर बॉडी को दिया है, इसका मतलब ये है कि हमने स्टेटर वाइंडिंग को इनपुट दिया है। एसी सप्लाई, इनपुट मतलब एसी सप्लाई, इनपुट एसी सप्लाई हमने दे दिया स्टेटर वाइंडिंग को। जैसे ही हमने इनपुट सप्लाई दिया है तो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद जो होगा, और आप लिख सकते हैं कि 3 फेज एसी इनपुट सप्लाई दिया है, क्योंकि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात हम कर रहे हैं तो 3 फेज होगा। तो जैसे ही आपने 3 फेज इनपुट एसी सप्लाई दिया गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग, ए 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं,
RMF. A three-phase rotating magnetic field is produced and is rotating constantly at speed of at speed called as synchronous speed, at speed called as synchronous speed, और इसको हम नाम देते हैं NS. अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मतलब स्टेप बाय स्टेप है. आपने पहले एक थ्री फेज एसी इनपुट सप्लाई दिया है स्टेटर वाइंडिंग को, और स्टेटर वाइंडिंग थ्री फेज वाइंडिंग होता है. थ्री फेज वाइंडिंग को ही आप थ्री फेज सप्लाई दे सकते हैं. ये जो मैंने वाइंडिंग दिखाया ना यहाँ पर, ये थ्री फेज वाइंडिंग होगा. एक थ्री फेज वाइंडिंग को जब आपने थ्री फेज एसी इनपुट सप्लाई दे दिया, तो जैसे आपने इनपुट सप्लाई दिया, एक थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF is produced and is rotating constantly at speed called as synchronous speed between stator and rotor in the air gap. ये जो स्टेटर और रोटर के बीच में गैप है ना, इसको आप कहते हैं एयर गैप. तो एयर गैप में एक थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एक्चुअली होता क्या है, आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होता है, लेकिन उसको समझाने के लिए फिर हमें एक दो क्लासेस लगेंगे. वो एक्चुअली आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ इट. बट प्लीज रिमेंबर दैट व्हेनेवर a three phase AC supply is given to a three phase winding, stator winding, then a three phase rotating magnetic field is produced. rotating magnetic field का मतलब वो continuously rotate हो रहा है ऐसे, ठीक है, rotate हो रहा है ऐसे magnetic field. Actually देखने में कैसे होता है, देखो अगर मैं वैसे दिखाऊं तो आपको यहाँ समझाने के लिए मैं बताता हूँ. फील्ड ऐसे होता है, मतलब इस इंस्टेंट पर यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसे देखिए, पता है मैं क्या कर रहा हूं? आई एम शोइंग यू AC मैग्नेटिक फील्ड, AC मैग्नेटिक फील्ड, AC मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आपने अगर AC सप्लाई दिया वोल्टेज, तो AC सप्लाई विल प्रोड्यूस alternating voltage, will produce alternating current. Alternating current will produce alternating flux, and flux is nothing but magnetic field. flux की वजह से तो magnetic field होता है. तो आपको याद है ट्रांसफार्मर में भी हमने डिफाइन किया था कि जब AC सप्लाई हम देंगे तो वोल्टेज, हम एक AC वोल्टेज देंगे तो AC करंट प्रोड्यूस होगा, वो AC करंट जो है एक AC फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा. सेम है यहाँ पर भी, आपने सप्लाई वोल्टेज दिया स्टेटर वाइंडिंग में तो सप्लाई करंट फ्लो करेगा, एक AC करंट फ्लो करेगा, एंड दैट विल प्रोड्यूस है. यहां पर दो चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ये थ्री फेज होने की वजह से आपको ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा. मतलब देखिए साइक्लिकली ये रोटेट होता है. देखिए फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, एक इंस्टेंट पे यहां था तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे यहां पर हो गया, नेक्स्ट इंस्टेंट पे यहां, नेक्स्ट यहां, यहां ऐसे करके एक साइकिल हो गया, फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल, फिर चौथा साइकिल. ऐसे एक साइकिल में इट टेक्स ऑल पोजीशन, मतलब ये लगातार ऐसे 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 घूमता रहता है. दिस इज कॉल्ड एज रोटेटिंग, एंड बिकॉज दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, obviously you call it as a magnetic field. So you see that there is a rotating magnetic field produced inside this induction motor because you give a three phase input supply to the stator winding, and that rotating magnetic field
is rotating at a constant speed called as synchronous speed, जिसको हम ns से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको हम ns से रिप्रेजेंट करते हैं. and ns, and where is this produced? It is produced between stator and rotor, that is in the air gap. तो air gap में आप देख सकते हैं, ये वाला जो भी डायग्राम मैंने ड्रॉ किया ना, ये आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर ऐसे ऐसे. तो इन दोनों के रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप है ना, वहां पर ये फ्लक्स आपको लगातार रोटेटिंग दिखता रहेगा, ठीक है, लगातार रोटेटिंग दिखता रहेगा. इस इज ओके, यहां तक समझ में आ गया. तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस RMF is linked and cut by the rotor conductor bars. क्या मतलब, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रोटर बार्स जो भी होंगे, अभी फिलहाल रोटर बार्स तो मूवमेंट में नहीं है क्योंकि अभी तो हम स्टार्टिंग में है, वी आर इन द स्टार्ट ऑफ वर्किंग, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग. तो अभी आपने सिर्फ इनपुट दिया, उसकी वजह से 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वही 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, इसको 3 फेज मत बोलो, मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही होता है. तो a rotating magnetic field is produced. This rotating magnetic field is linked and cut by the rotor conductor bars. मतलब ये जो भी भाई प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड जैसे फ्लक्स लिंक करता था ना ट्रांसफॉर्मर में, ऐसे ही स्टेटर साइड से प्रोड्यूस हुआ एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर साइड पे में लिंक हो जाता है. दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड विथ रोटर कंडक्टर बार्स. और कट मैं क्यों कह रहा हूं, सिंपल लिंक्ड ही नहीं, कट भी होता है. क्यों? क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, अभी तो कांस्टेंट मतलब स्टेशनरी है, रोटर अभी चल नहीं रहा है क्योंकि रोटर का चलने की बात आई नहीं, ठीक है, अभी क्योंकि रोटर चलना तो शुरू होगा अभी, उसीलिए तो हम ये प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं. तो अभी फिलहाल रोटर मतलब स्टेशनरी है. तो जैसे ही ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर कंडक्टर से लिंक होगा, दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड एंड कट बाय द रोटर कंडक्टर बार्स. नाउ बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन between flux and conductor, because of relative motion between flux and conductor, and EMF is induced in rotor conductors. नीचे वाला दिख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एक्सटेंशन मैंने इसके बाद वाला. तो अभी ये समझ में आ गया कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड एंड कट बाय द रोटर कंडक्टर बार्स. ठीक है, यहां तक ठीक है, लिंक हो गया, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अभी भी RMF इज रोटेटिंग एंड कंडक्टर बार्स जो रोटर के ऊपर है वो अभी स्टेशनरी है. सो देयर इज ए रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन मतलब एक मूवमेंट में है और एक स्टेशनरी है. मूवमेंट में क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इन मूविंग मोशन, और रोटर के ऊपर जो कंडक्टर बार्स हैं वो अभी स्टेशनरी है. तो उसकी वजह से क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर. रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स है जो कि मूवमेंट में है कंटिन्यूअसली सिंक्रोनस स्पीड पर, और कंडक्टर जो कि रोटर के ऊपर है वो अभी स्टेशनरी है. सो देयर इज अ ह्यूज रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन कितना है बताओ, रिलेटिव मोशन कितना है मतलब स्पीड डिफरेंस कितना है. रिलेटिव मोशन मतलब कितने स्पीड डिफरेंस से दोनों चल रहे हैं. सिंक्रोनस स्पीड पे तो आपका
फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जो भी हम कह रहे हैं वो सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा है, माइनस 0 स्पीड पे चल रहा है आपका कंडक्टर। समझ में आ गया? तो ये हुआ आपका रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इज नथिंग बट द स्पीड डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। कौन से? फ्लक्स एंड कंडक्टर। फ्लक्स आपका ns स्पीड पर रोटेट कर रहा है, कंडक्टर अभी तो फिलहाल चलना शुरू भी नहीं किया, अभी स्टार्टिंग की बात हो रही है, अभी तो चलना कैसे चलेगा अभी देखेंगे हम। तो कंडक्टर अभी 0 स्पीड पर है, तो रिलेटिव मोशन ns माइनस 0 है अभी आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसके बाद वाला स्टेप देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी हाँ, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन इतना बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन रोटर कंडक्टर्स। ये क्या है? फैराडेस लॉ, सिंपली बाय फैराडेस लॉ। अब मैंने यहां लिख दिया फैराडेस लॉ के हिसाब से व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग विथ ए कंडक्टर, यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, लगातार मूवमेंट है, रोटेटिंग है और ऑल्टरनेटिंग भी है। तो फ्लक्स लिंकिंग विथ कंडक्टर इज चेंजिंग, क्योंकि देखिए फ्लक्स एक बार आप देख सकते हैं कि एक बार फ्लक्स इधर है तो यहां के कंडक्टर में आपका फ्लक्स लिंक कर रहा है, फिर दूसरी बार फ्लक्स यहां पर है, यहां के कंडक्टर में लिंक कर रहा है, अब यहां लिंक नहीं कर रहा है, तीसरी बार यहां पर है तो यहां के कंडक्टर से लिंक कर रहा है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, चौथी बार यहां पर है। तो ऐसे आप देखोगे तो there is a change in flux linking with the conductors continuously because the flux is rotating. So whenever there is a change in flux linking with conductors, an EMF is produced in the conductor according to Faraday's law. यही Faraday's law का statement है। तो अब होना क्या चाहिए? Because of relative motion, relative motion का मतलब because RMF is rotating and conductor is stationary फिलहाल के लिए, रिलेटिव मोशन है तो क्या होगा? दोनों के बीच में फ्लक्स और कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन की वजह से फैराडेस लॉ के हिसाब से एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द रोटर कंडक्टर। तो अब रोटर कंडक्टर्स में ईएमएफ आ गया। ठीक है, नाउ रोटर कंडक्टर्स हैव ईएमएफ इंड्यूस्ड। वो तो एक्चुअली ये स्टेप तो मैंने बता ही दिया यहां पर, फिर मैं एक छोटा सा लाइन लिख रहा हूं कि भाई इसके कंटिन्यूएशन में नाउ रोटर कंडक्टर्स हैव ईएमएफ इंड्यूस्ड इन देम। ओके, अब एक चीज आपको यहां पर मुझे ऐड करना है कि हमेशा ये जो रोटर है ना, रोटर बॉडी जो है शॉर्ट सर्किटेड होता है। रोटर बॉडी और रोटर बार्स जो है ये शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब पूरा बॉडी शॉर्ट सर्किट होता है। मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि बॉडी का जो ये फेस है, एक तरह से ये फेस है आपका रोटर बॉडी का, तो फेस से लेके टेल तक पूरा बॉडी शॉर्ट सर्किटेड होता है, गैप नहीं होता। तो उसके वजह से मतलब एक्चुअली वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोटर बॉडी इज शॉर्ट सर्किटेड। इसका एक वजह भी है क्यों शॉर्ट सर्किट करना है। क्यों करना है इसका मैं सिंपल एग्जांपल आपको ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर करके बताता हूं। देखिए, अगर ट्रांसफॉर्मर में जैसे यहां पर स्टेटर था वैसे ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी था, जैसे यहां पर रोटर है वैसे ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी था, है ना। तो आप बताओ अगर ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता वैसे अपने प्रिंसिपल के हिसाब से तो ईएमएफ मिल जाता, लेकिन करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करंट तो तभी फ्लो करेगा जब सेकेंडरी में आप कोई लोड लगाएंगे, है कि नहीं। सेकेंडरी में कोई लोड लगाएंगे तभी तो करंट फ्लो करता है ट्रांसफॉर्मर में। आपको याद होगा सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर में हमेशा मैं एक लोड कनेक्ट करता था,
तब जाके मैं लिखता था आई करंट फ्लोइंग। जब सेकेंडरी ओपन है अगर, तो ईएमएफ होगा लेकिन करंट कहां से आएगा, है ना। तो करंट तभी आएगा जब कोई चीज कनेक्ट हो। वो ट्रांसफार्मर में आउटपुट साइड इलेक्ट्रिकल ही था, तो आपने एक इलेक्ट्रिकल लोड लगा दिया तो करंट फ्लो कर गया, बहुत अच्छी बात है। इंडक्शन मोटर में रोटर साइड इलेक्ट्रिकल आउटपुट नहीं ले रहे हैं हम रोटर साइड से मैकेनिकल आउटपुट ले रहे हैं। तो क्या करंट मैकेनिकल पैरामीटर है या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है? करंट तो मैकेनिकल पैरामीटर है। तो रोटर साइड करंट कैसे चलाएंगे आप इलेक्ट्रिकल लोड तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि लोड इंडक्शन मोटर के ऊपर लोड जो है वो मैकेनिकल होता है। क्यों? क्योंकि इंडक्शन मोटर मैकेनिकल एनर्जी बाहर दे रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी लेने वाला लोड इलेक्ट्रिकल थोड़ी होगा कोई। आप लाइट थोड़ी, एक बल्ब या एक क्या कहते हैं वो थोड़ी लगा सकते हैं, कोई पंखा या एसी लगा सकते हैं। इंडक्शन मोटर के बाहर आउटपुट में आप ये नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इंडक्शन मोटर मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब किसी चीज को रोटेट करने लायक आपके, इसलिए ये जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट का काम ही वही है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। आप देखिए चक्की, अगर आपने देखा हो तो इंडक्शन मोटर और ग्राइंडर, जो पीसने वाला ग्राइंडर होता है, इन दोनों के बीच में एक कन्वेयर बेल्ट है, और वो कन्वेयर बेल्ट के पास जो है एक फ्लाईव्हील लगा होगा। फ्लाईव्हील जो है इस शाफ्ट से जुड़ा होगा। तो जब इंडक्शन मोटर चलेगा, इंडक्शन मोटर चल के मोटर के साथ शाफ्ट चल के, शाफ्ट के साथ फ्लाईव्हील चल के, फ्लाईव्हील के ऊपर आपका जो बड़ा सा कन्वेयर बेल्ट चलेगा, और इधर कन्वेयर बेल्ट से जुड़ा हुआ जो पीसने वाला मशीन, ग्राइंडिंग मशीन होगा, वो भी चलेगा और पिसाई होगी उसमें, जो भी पीसते हैं आप लोग। तो इंडक्शन मोटर का आउटपुट मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल नहीं है ना। तो इसलिए आप क्या करते हो कि इस रोटर बॉडी को शॉर्ट सर्किट कर देते हो। शॉर्ट सर्किट करने से होता क्या है? रोटर कंडक्टर हैज ईएमएफ इंड्यूस्ड, so with rotor short circuited, EMF मतलब वोल्टेज, तो एक छोटा सा भी वोल्टेज अगर आप शॉर्ट सर्किटेड बॉडी में इंड्यूस कर सकते हो तो बहुत करंट्स फ्लो कर जाएंगे उसमें, क्योंकि वोल्टेज अगर अवेलेबल है और शॉर्ट सर्किट है तो क्या होगा? करंट हेवीली फ्लो करेगा। आप देखिए, आप अपने घर में ही या कहीं पर भी आप प्लग पॉइंट में, जहां पर वोल्टेज अवेलेबल है ना, 2 पिन प्लग या 3 पिन प्लग, वहां पर आप एक तार जोड़ दीजिए शॉर्ट करके, तो होगा क्या? बहुत हेवी करंट फ्लो करेगा उसमें से। क्यों? क्योंकि एक तरह से देखिए, इस तरह कर रहे हैं आप 230 वोल्ट्स का जो 2 पिन प्लग का जो 2 पिन होते हैं ना, उसमें आपने क्या किया? इसमें आपने एक तार ऐसे जोड़ दी। जब आपने तार जोड़ दी तो ये शॉर्ट हो गया, और ये शॉर्ट होने का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस आपने ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब मिनिमम कर दिया। तो अब सोचो I इज इक्वल टू V बाई R। जब R 0 है तो करंट तो इनफाइनाइट फ्लो करना चाहिए, इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जब V अवेलेबल है और R 0 कर दिया आपने किसी तरह, तो I तो बहुत हाई फ्लो करेगा, है ना। इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और जैसे ही आपने वो काम किया ना, तार से ऐसे जोड़ा, आपके घर का फ्यूज उड़ जाएगा या एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट करने पर थोड़ा सा भी वोल्टेज हो तो हेवी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस लॉजिक को यूज करके हम इसको समझाएंगे। मैंने क्या कहा? रोटर बॉडी शॉर्ट सर्किटेड। इस स्टेप में आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड है। नाउ विथ रोटर बॉडी शॉर्ट सर्किटेड, heavy currents will flow in rotor body and conductors. Actually body नहीं, conductors बोलना चाहिए, rotor conductors। इस रोटर बॉडी में जब मैंने कहा बॉडी शॉर्ट सर्किट, तो सिर्फ अकेला बॉडी नहीं है, कंडक्टर्स भी शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। पूरा सॉलिड बॉडी पूरा कनेक्ट,
कंडक्टर्स और बॉडी सब मिला के शॉर्ट सर्किट करते हो। तो अब जैसे मैंने अभी कहा ना, शॉर्ट सर्किटेड बॉडी में अगर थोड़ा सा भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो हैवी करंट फ्लो करेगा। तो अब देखिए रोटर करंट कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस हुआ और विथ रोटर शॉर्ट सर्किटेड हेवी करंट्स विल फ्लो इन रोटर कंडक्टर्स। ठीक है, तो इस रोटर कंडक्टर्स में अब करंट फ्लो करना शुरू करिए और हेवी करंट्स। ठीक है, हेवी करंट्स। तो अब अकॉर्डिंग टू मोटर प्रिंसिपल, कोई भी मोटर का एक कॉमन प्रिंसिपल होता है। मोटर का, किसी भी मोटर का एक कॉमन प्रिंसिपल होता है। सो अकॉर्डिंग टू मोटर प्रिंसिपल, एनी करंट कैरिंग कंडक्टर will experience as a force, will experience a force on itself. Any current carrying conductor placed in a magnetic field will experience a force on itself. तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, मैं ऊपर भी लिख रहा हूं, यहां पर मोटर प्रिंसिपल है। एनी करंट कैरिंग, मैं वहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है ना, यहां पर तो वर्किंग लिख रहे हैं। Any current carrying conductor placed in a magnetic field experiences torque, बोल दो, ये सही बात होगी, experiences torque on itself। ये है आपका मोटर का प्रिंसिपल, किसी भी मोटर का। अब ये स्पेशली इंडक्शन मोटर है तो इसमें भी वो प्रिंसिपल तो आएगा ही। तो अभी तक मोटर प्रिंसिपल नहीं आया। मोटर प्रिंसिपल के लिए आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4th स्टेप के बाद आपको ये दोनों मिले हैं एक साथ। क्या मिला है? मैग्नेटिक फील्ड मिला है, वो तो पहले ही मिल गया। 4th स्टेप में आपको करंट कैरिंग कंडक्टर भी मिल गया, क्योंकि आपने अभी देखा ना करंट्स विल फ्लो इन रोटर कंडक्टर्स, तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी मिल गया। तो क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर्स भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अब क्या होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया? इस करंट कैरिंग कंडक्टर में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो अकॉर्डिंग टू मोटर प्रिंसिपल, रोटर कंडक्टर्स experiences a torque, experiences a torque, and so rotor starts rotating। देखिए, सो अकॉर्डिंग टू मोटर प्रिंसिपल क्या कहता है, एनी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ। तो अब तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो कंडक्टर के ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो अकॉर्डिंग टू मोटर प्रिंसिपल, रोटर कंडक्टर्स विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। तो रोटर कंडक्टर मूव करने लगेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और रोटर कंडक्टर अकेले थोड़ी है, वो तो रोटर बॉडी के ऊपर है, तो वो बॉडी को भी रोटेट करना शुरू कर देंगे। तो टोटल रोटर कंडक्टर के साथ रोटर बॉडी भी रोटेट करना शुरू होगा। सो रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। समझ गए? सो दिस इज हाउ रोटर रोटेट करना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब मोटर चालू हो गया है। तो इस स्टेप पर अब आपको समझ में आना चाहिए कि मोटर चालू हुआ है। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, 5th स्टेप। ये 5 स्टेप्स कब होंगे, जब आपने स्विच ऑन किया, जिस स्विच से आप इस इंडक्शन मोटर के इनपुट पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हो ना, स्विच ऑन किया ना, मोटर ऑन करने के लिए स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करके मोटर चालू होने के बीच में ये 5 स्टेप्स होंगे। इस 5वां स्टेप के अंत पर मोटर चालू होगा, मोटर चलना चालू होगा। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल फैन का ही ले लेते हैं। एक्चुअली फैन में ये वाला नहीं है, 3 फेज इंडक्शन मोटर नहीं है फैन में, लेकिन आप वो चक्की का ही एग्जांपल ले सकते हो, जो आटा चक्की का एग्जाम्पल ही ले सकते हो कि आटा चक्की में जैसे ही उसने बटन दबा के, ग्रीन बटन होता है, पुराने ज़माने में यही होता था, आजकल भी होंगे शायद यही, तो उसने स्विच ऑन कर दिया
चक्की वाला मोटर, तो स्विच ऑन करने और मोटर चालू होने के बीच में ये पूरा होता है और प्रेटी फास्ट है, ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, मुझे इसको रब नहीं करना है। किस तरफ जाऊं मैं, किधर भी जाऊं? इधर ही जाऊंगा, चलो राइट साइड, तो आप शिफ्ट कर लेना। तो अगर मैं तो शिफ्ट हो रहा हूं, आप लोग देख लीजिए कि अगर चाहे तो यहां पर पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद वाला स्टेप मैं उधर ऊपर से लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप। सो अब समझ में आ गया कि रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब रोटर रोटेटिंग में फिर दो डायरेक्शंस हो सकते हैं। अब बताओ, रोटर ऐसे भी घूम सकता है या इसके उल्टा भी घूम सकता है। आप समझ गए मेरी बात? रोटर घूमना अच्छी बात है, रोटर नहीं घूमेगा तो फिर मोटर चालू ही नहीं होगा। लेकिन रोटर किस तरफ घूमेगा, विच डायरेक्शन रोटर रोटेट्स, ये अगला सवाल है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये सवाल भी वर्किंग में ही आता है, इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो विच डायरेक्शन योर रोटर रोटेट्स, ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह जाएंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब रोटर रोटेशन ये किसकी वजह से हुआ, मतलब हम रीजन फाइंड करेंगे। एक्चुअली रीजन फाइंड करेंगे कि ये रोटेशन क्यों शुरू हुआ है। स्टेप बाय स्टेप पीछे जाके रीजन फाइंड करेंगे। रोटर रोटेशन क्यों हुआ? क्योंकि करंट फ्लो हुआ, रोटर करंट की वजह से। भाई अगर रोटर करंट नहीं होता तो ये जो रोटर का प्रिंसिपल हमने अभी डिस्कस किया है मोटर का, वो नहीं हो पाता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कनेक्टर दोनों चाहिए था। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन करंट कैरिंग कनेक्टर तो अभी मिला है हमें, है ना। तो रोटर करंट की वजह से ही रोटर रोटेशन पॉसिबल हुआ। रोटर करंट क्यों हुआ? क्योंकि रोटर ईएमएफ की वजह से। भाई करंट तभी आएगा, रोटर कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो हुआ? क्योंकि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसलिए। तो रोटर ईएमएफ की वजह से। अब रोटर ईएमएफ क्यों हुआ? रोटर ईएमएफ क्यों आया? इसका क्या कॉज है? क्योंकि रोटर ईएमएफ का क्यों आया, देखिए यहां पर बिकॉज ऑफ, इस स्टेप में लिखा है बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो रोटर ईएमएफ का रीजन है रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन कितना था? वो ns था। ns माइनस 0 है एक्चुअली रिलेटिव मोशन, लेकिन ns कर देता हूं क्योंकि ns माइनस 0 इज ns, ठीक है। तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से आपका ये रोटर रोटेट हो रहा है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, आपने सुना होगा लेंज लॉ। अगर लेंज लॉ नहीं सुना है तो आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ सुना होगा। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो कुछ ऐसा ही है लेंज लॉ भी। लेंज लॉ तो सिंपली एक शब्द में बता सकते हैं, रिजल्ट अपोजेस कॉज। मतलब कोई भी रिजल्ट जो आता है वो उसको बनाने वाला कॉज को अपोज करता है। तो वही बात हो गई ना, एक्शन opposing reaction opposing action, वही रिजल्ट अपोजिंग कॉज। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वही चीज है। तो लेंज लॉ जो है हम इलेक्ट्रिकल में स्पेसिफिकली यूज करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, दैट्स ऑल। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों के सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ रिजल्ट शुड अपोज द कॉज। तो रिजल्ट क्या है? रोटर रोटेशन शुड अपोज द कॉज। कॉज क्या है? रिलेटिव मोशन। इसका मतलब रोटर रोटेशन मस्ट अपोज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कितना है? ns है। तो रोटर रोटेशन जो है ऐसा होना चाहिए कि इस रिलेटिव मोशन को कम करे या जीरो करे। अपोज करना का क्या मतलब है? जितना ns है उसको कम करना है। अपोज तो तभी होगा ना, इसके ऑपोजिट चलना है, मतलब इसको अपोज करना है। ऑपोजिट मतलब इसको अपोज करने के लिए फिर क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ रोटर will start
rotating in same direction as RMF, सेम डायरेक्शन एज RMF। तो लेंज लॉ के हिसाब से रिजल्ट जो है रोटर रोटेशन, ये कॉस को अपोज करने के लिए ये क्या करेगा, रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन एज RMF। क्यों? क्योंकि अगर रोटर RMF के डायरेक्शन में ही चलेगा, पहले क्या था, रिलेटिव मोशन कितना था, ns माइनस 0 ns ही था। 0 क्या है, ये रोटर का स्पीड था, क्योंकि इनिशियली रोटर का स्पीड 0 था। लेकिन अब क्या हुआ, रोटर चलना शुरू किया। जब रोटर चलना शुरू करेगा तो ये स्पीड इंक्रीज होगा, समझ गए ना, 0 स्पीड नहीं रहेगा, अब ये इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो टोटल रिलेटिव मोशन जो डिफरेंस है इसका, वो क्या होगा, वो कम होता जाएगा। दैट इज व्हाट इज लेंज लॉ। मतलब ये रोटर रोटेशन शुड बी सच दैट ये रिलेटिव मोशन कम हो जाए। यही तो अपोजिशन हुआ भाई, जितना ज्यादा रिलेटिव मोशन था यहां पर, इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस होने की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से रोटर घूमना शुरू किया। अब वो रोटर ऐसे घूमेगा कि रोटर विल मूव इन सच ए डायरेक्शन दैट इट ट्राइज टू रिड्यूस द रिलेटिव मोशन। उसके लिए रोटर को रिलेटिव मोशन में किस किस का रिलेटिव मोशन है, फ्लक्स एंड कंडक्टर्स। फ्लक्स किस कैसे मूव कर रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स मूव कर रहा है, और उसका स्पीड क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। तो इस रिलेटिव मोशन को कम करने के लिए रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज RMF। तो अगर आपका RMF का ये डायरेक्शन है तो रोटर का भी यही डायरेक्शन है, तब क्या होगा। लेकिन देखो RMF का स्पीड जो है ns है, रोटर तो अभी चालू हुआ है, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में स्लोली रोटर विल पिक अप स्पीड। तो स्लोली क्या होगा, रोटर चालू हो गया, तो चालू होके वो धीरे धीरे अपना स्पीड पिकअप करेगा और एंड विल रीच ns। रोटर विल पिक अप स्पीड एंड विल रीच ns, then nr is equal to ns। nr is nothing but rotor speed, और इस कंडीशन में रोटर स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब nr इज इक्वल टू ns हुआ है, कब रोटर रोटेट करना चालू हो गया, और वो किस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, और वो धीरे धीरे रोटर का स्पीड बढ़ बढ़ के जैसे चक्की में ही देखो आपने ऑन किया तो पहले धीरे से शुरू होगा, फिर स्पीड बढ़ के एक पर्टिकुलर हाई स्पीड पे चला जाता है। ऐसे ही ये भी रोटर स्पीड भी ns पर पहुंच जाएगा। लेकिन ns और nr दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो क्या होगा बताओ। जब ns और nr इज इक्वल टू सेम हो जाएगा, बट देन रिलेटिव मोशन क्या हो गया, रिलेटिव मोशन मतलब रोटर कंडक्टर्स और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम स्पीड पे चल रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन इज इक्वल टू क्या होगा, 0। जब दो चीजें एक स्पीड पे चल रहा है तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कैसे मिलेगा, 0 मिलेगा, आपको कुछ नहीं होगा उसमें। तो रिलेटिव मोशन 0 हो गया, और जब रिलेटिव मोशन 0 हो गया तो फैराडेस लॉ तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टर और फ्लक्स दोनों के बीच में कम से कम मिनिमम थोड़ा बहुत तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी फैराडेस लॉ काम करेगा, तभी लिंकिंग और कटिंग ऑफ फ्लक्स होगा, और तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ में आ गया। तो रिलेटिव मोशन जब 0 हो जाएगा क्या होगा, अब फिर हम इस स्टेप पर आ जाएंगे, इस स्टेप पर। तो इस स्टेप में क्या किया हमने, रिलेटिव मोशन 0 हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस 0 हो जाना चाहिए, बट देन रिलेटिव मोशन इज 0, सो ईएमएफ इज 0, so current will be 0, so
torque will be 0. So rotor will try to reduce speed and stop. अब देखिए इस स्पीड पर दोनों चल रहे हैं, मतलब एनआर रोटर जो है एनएस स्पीड पर चल रहा है, बहुत सही, बट रिलेटिव मोशन 0 हो गया उस कंडीशन में, ईएमएफ 0 हो जाएगा क्योंकि फैराडेस लॉ काम ही नहीं करेगा, तो करंट भी 0 हो जाएगा और करंट कैरिंग कंडक्टर तो मिलेगा ही नहीं तब, तो मोटर का प्रिंसिपल कहां काम करेगा, तो टॉर्क एक्सपीरियंस जो है वो होगा ही नहीं, और टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा तो रोटर रोटेट करना बंद हो जाना चाहिए, है ना। तो रोटर विल ट्राई टू रिड्यूस स्पीड एंड स्टॉप, एकदम से रोटर बंद नहीं होगा सिंपली बिकॉज रोटर एक स्पीड पे चल रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी है, तो एकदम से रोटर ऐसे 0 फट से बंद नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो उस स्पीड से उसके ऊपर टॉर्क प्रोडक्शन कम खत्म हो जाएगा, तो वो सोचेगा ठीक है मैं धीरे धीरे बंद हो जाऊंगा अपने आप, तो तब क्या होगा, स्पीड कम होगा, स्पीड जब कम हो जाएगा और वो रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही स्पीड कम हुआ देन अगेन, जैसे ही स्पीड कम हुआ मतलब रोटर का स्पीड कम हो गया, देन अगेन रिलेटिव मोशन इज प्रोड्यूस्ड, मतलब रोटर का स्पीड, क्योंकि एनआर इज लेस देन एनएस, तो दोनों में रिलेटिव मोशन क्रिएट हो, ये दिख रहा है आपको, तो एनआर इज लेस देन एनएस, तो रोटर कंडक्टर एनआर स्पीड इज लेस देन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का स्पीड, तो देयर इज ए रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो करंट फ्लोस, टॉर्क प्रोड्यूस्ड, मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो मोटर ने सोचा कि मैं बंद हो जाऊंगा, लेकिन इतने में ही रिलेटिव मोशन फिर से आ गया क्योंकि उसका स्पीड धीरे से कम हुआ। आप फिर से याद दिला रहा हूं कि मोटर एकदम से बंद नहीं होगा, वो अपने स्पीड पे चल रहा था, टॉर्क प्रोडक्शन बंद हो गया तो वो धीरे धीरे अपना स्पीड कम करने की कोशिश करके फिर बंद होने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। जैसे ही मोटर का स्पीड कम हुआ, अब एनआर इज लेस देन एनएस, पहले एनआर इज इक्वल टू एनएस था, लेकिन अब एनआर इज लेस देन एनएस, तो रिलेटिव मोशन आ गया, रिलेटिव मोशन आ गया तो ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, टॉर्क आएगा, रोटेशन शुरू होगा। फिर जब रोटेशन शुरू होगा तो फिर यही वाला, फिर ये साइकिल रिपीट होगा, फिर कभी एनआर इज इक्वल टू एनएस हो जाएगा, फिर ईएमएफ इज इक्वल टू 0, करंट इज इक्वल टू 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0, फिर मोटर बंद होने की कोशिश करेगा, फिर स्पीड रिड्यूस होगा और फिर रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहेगा, और इस रिपीटेशन में कभी भी इंडक्शन मोटर मतलब रोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड को कैच नहीं करेगा, मतलब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होगा। सो अब मैं लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं, ये दिख रहा है क्या, देखिए ये वाला। सो फाइनली NR will settle down at speed less than NS। क्या मतलब है, तो NR जो है मतलब रोटर जो है वो फाइनली एक स्पीड पर सेटल हो जाएगा जो कि हमेशा NS से लेस है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड तक वो कभी जा नहीं पाएगा। क्या मतलब है, रोटर विल ऑलवेज ट्राई टू कैच द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बट इट कैन नेवर कैच इट, क्योंकि अगर वो कैच करके दोनों के स्पीड इक्वल हो गए तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन 0, ईएमएफ 0, करंट 0, टॉर्क 0, फिर वो स्पीड कम हो जाएगा, फिर रिलेटिव मोशन आ गया, रिलेटिव मोशन आ गया तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये साइकिल ऐसे, फिर यहां पर, फिर ऐसे ऐसे ये साइकिल रिपीट होकर बहुत बार होके, बहुत बार मतलब ये इतना फास्ट हो जाता है ना कि आपको एक दिख जाएगा कि एक फाइनली एनआर विल सेटल डाउन एट अ स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड।
समझ में आ गया? एट ए स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं यहां पर, एक छोटा सा पॉइंट लिख के फिर मैं ये क्लास खत्म कर दूंगा। इसमें पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है, देखो लास्ट तक। तो फाइनल स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज NR, क्योंकि रोटर जिस स्पीड पे चलता है, रोटर की वजह से शाफ्ट भी चलता है, रोटर से ही तो जुड़ा है शाफ्ट, तो शाफ्ट जो है आपको NR स्पीड पर ही चलेगा, तो शाफ्ट से जो भी जुड़ेगा वो उस स्पीड पर चलेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी तो शाफ्ट से ही तो बाहर जा रहा है, तो इंडक्शन मोटर का स्पीड NR से बताते हैं। NS इंडक्शन मोटर का स्पीड नहीं है, NS तो अंदर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होता है। एंड इंडक्शन मोटर विल नेवर रन एट सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मोटर NR जो है NS के बराबर नहीं होगा। अगर हो गया तो देखिए क्या होगा, अगर हो भी गया तो फिर तुरंत वो उसी स्टेप को आप आगे बढ़ के देखिए, फिर वो अपने आप कम होके आपको NR स्पीड पे पहुंच ही जाएगा। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ना, इसको हम स्लिप बोलते हैं। स्लिप इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन NS माइनस NR। और परसेंटेज स्लिप भी हम निकाल सकते हैं, NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS इंटू 100। ठीक है, इसको स्लिप बोलते हैं इंडक्शन मोटर में। मतलब कितना स्लिप हो गया इंडक्शन मोटर अपने सिंक्रोनस स्पीड से। सिंक्रोनस स्पीड हायर है, बट सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा नीचे आपका इंडक्शन मोटर का स्पीड होता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे। तो इन दोनों के बीच का जो स्पीड डिफरेंस है ना, वो बहुत कम होता है, उसको हम स्लिप बोलते हैं। ठीक है, उसको हम स्लिप, इस स्लिप को ना S से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी बुक में ना कैपिटल S दिखाता है, किसी बुक में स्मॉल s दिखाता है, तो मैं अभी फिलहाल स्मॉल s से दिखा रहा हूं। परसेंटेज S स्मॉल s से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्लिप। तो स्लिप सिर्फ इंडक्शन मोटर में ही मिलेगा आपको, और किसी में नहीं, कोई दूसरे मोटर में नहीं, सिर्फ इंडक्शन मोटर में मिलेगा। ओके, सो दिस कंप्लीट्स माय फर्स्ट टॉपिक। एक तरह से इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, स्लिप के बारे में हो गया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट भी मैंने बता दिया है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल डिटेलली मैंने 5-6 स्टेप्स, 6-7 स्टेप्स में बताया। तो ये क्या है कि जब से स्विच ऑन किया आपने, वहां से लेके जब तक मोटर सेटल हो जाएगा, मतलब अपने स्पीड पर पहुंचेगा, तब तक का ये पूरा वर्किंग है कि इस बीच में क्या क्या हो रहा है इसमें। तो फाइनली आपका इंडक्शन मोटर, देखो एक्चुअली यहां पर जब रोटर स्टार्ट रोटेटिंग है, यहां तक एक्चुअली मोटर का प्रिंसिपल एक तरह से खत्म ही हो गया। लेकिन किस तरफ रोटेट करेगा, क्यों करेगा, इसको समझने में ही आपको थोड़ा और नॉलेज चाहिए। इसलिए वो भी अगर हम देखो, क्योंकि अगर मैं वो समझाता नहीं तो आप सोचेंगे कि ये रोटेट करेगा, ठीक है, लेकिन किस स्पीड पे रोटेट करेगा, आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे। लेकिन वर्किंग तभी कंप्लीट होगा जब ये भी आगे का भी पूरा आप समझेंगे, तभी वर्किंग पूरा कंप्लीट होगा। तो लास्ट स्टेप में आप ये बताएंगे कि फाइनली इंडक्शन मोटर एक स्पीड NR, जो कि NS से हमेशा कम ही है, वहां पर सेटल हो जाता है। उसको हम रेटेड स्पीड और रोटर स्पीड बोलते हैं, और उस स्पीड पे आपका इंडक्शन मोटर चलता रहेगा। ठीक है, ये है, और स्लिप के बारे में भी हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।